बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जी हां, वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 21 रन से हरा दिया है। मैच में डकवर्थ लुइस नियम से फैसला हुआ। फखर जमान ने अपनी सेंचुरी बनाई नाबाद रहकर, जिससे पाकिस्तान जीता। फखर जमान ने नाबाद 126 रन बनाए। ये कांटे का मैच था। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में मैच हो रहा था और इस मैच को लेकर लगातार कई कयास लगाए जा रहे थे कि इस मैच में क्या होगा। न्यूजीलैंड ने 401 रन बनाए, पाकिस्तान को टारगेट दिया, लेकिन फिर डीएलएस के जरिए इसका फैसला हुआ। डकवर्थ लुइस नियम के चलते इसका फैसला हुआ, जिसमें पाकिस्तान को जीत हासिल हुई। राजकुमार शर्मा जी, विराट कोहली के कोच, मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सुनील यशकालरा जी स्टूडियो से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, आज का मैच आपने भी देखा होगा, डीएलएस के जरिए इसका फैसला हुआ है, लेकिन ये मैच आपको क्या लगा इस मैच को देखकर? राजकुमार जी, अपने को अनम्यूट कर लें। चलिए जी हाँ, सुनील जी आप बताएं आज के मैच को लेकर, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच। देखिए, ये इतिहास में, क्रिकेट के इतिहास में कोई रन, अगर कोई टीम 400 रन बनाती है और उसके बनस्पत दूसरी टीम 100, 150, 200 रन के अंदर ही अपना डकवर्थ लुइस आ जाता है, तो ये सबसे बड़ी एक बड़ी पेनफुल हार होती है। एक हार वो होती है जिसे आपको पता है कि अच्छा खेले या बुरा खेले, बट इसमें क्या हुआ है, इसमें बारिश ने डिसाइड किया। अगर आपको याद है राजीव, 1992 वाला जो साउथ अफ्रीका के साथ हुआ था, एक गेंद में 22 रन कुछ और बनाने थे, ये वही वाला सिलसिला है कि 400 रन इन्होंने बनाए। और इन्होंने क्यों 400 रन इतने बनाए तेजी से? क्योंकि इनको पता था कि अगर पाकिस्तान ने 35 ओवर में चेस कर लिया तो पाकिस्तान ऊपर और आगे निकल गया। बट इन्होंने उसको करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, ये दूसरी बार इनके साथ दूसरे वर्ल्ड कप में हुआ। आपको याद है पहले वाले वर्ल्ड कप में 2019 में जब ओवरथ्रो बैट से लग के चला गया था फाइनल में, सुपर ओवर के उसमें, तो मेरे ख्याल से इनके ऊपर लगता है शनि भारी है। शनि भारी हो या कुछ और स्थिति हो, मैं राजकुमार शर्मा जी का रुख इस वक्त कर लेता हूं, मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, चलिए मेरा सुनील जी, इन आंकड़ों को देखते हुए जो कुछ भी अभी स्थिति बनती दिखाई दे रही है आज के मैच के बाद, हालांकि न्यूजीलैंड के लिए एक निराशाजनक बात है कि डीएलएस के चलते उसे हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब न्यूजीलैंड है, उसके साथ पाकिस्तान है और अफगानिस्तान। चौथा नंबर किसके हाथ जाएगा, एक एक करके अगर मैं आपसे जानना चाहूं, न्यूजीलैंड कितने चांसेस बनते आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले न्यूजीलैंड अपने 8 मैच पूरे खेल चुका है, उसको सिर्फ एक श्रीलंका के खिलाफ खेलना है। और अगर आप देखेंगे उसमें से नेट रन रेट वापस आई है 3 टीमें, जी हाँ, चौथा, पांचवा और छठा आपको 3 अंक पे मिलेगा। इसको बड़ा इंटरेस्टिंग सा देखते हैं। अगर न्यूजीलैंड अगर अपना श्रीलंका के खिलाफ आखिरी मैच जीत गया तो पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ बड़े अंतर से मैच जीतना होगा, ताकि टीम का रन रेट ताकि टीम का रन रेट न्यूजीलैंड से बेहतर हो सके। क्योंकि इस सिचुएशन में दोनों टीम के 10-10 पॉइंट्स होंगे, तो रन रेट सेमीफाइनल के अंदर डिसाइडिंग फैक्टर होगा। और आपको याद होगा राजीव, हर बैटर हर जगह पे यही चाहता था, हर टीम यही चाहती थी कि उनकी नेट रन रेट ऊपर हो, नेट रन रेट ऊपर हो, ताकि जब मैच फंसे, जब पदक तालिका में आप फंसो, जब ये इस टैली में फंसो, तब नेट रन रेट का ख्याल होता है। पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड, अगर एक मैच इंग्लैंड से बाकी है, इसे जीतने पर टीम के 10 पॉइंट होंगे। वहीं न्यूजीलैंड अगर श्रीलंका के खिलाफ अपने आखिरी मैच भी हारता है पर, तो पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ जाएगा, ये स्टेज क्वालिफिकेशन में आ जाएगी बिल्कुल। लेकिन अगर अफगानिस्तान को हम देखें, अफगानिस्तान भी अभी भी कंटेंडर बना ही हुआ है, वो बाहर नहीं हुआ है। अफगानिस्तान बेहतरीन प्रदर्शन करता है तो अफगानिस्तान के लिए क्या सिचुएशन बनती है? देखिए, अफगानिस्तान के पास 2 मैचेस हैं और वो 2 काफी बड़े मैचेस हैं। उनके पास मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का है। अगर बड़ी टीम्स आपके साथ खेल रही हैं, बड़े 2 मैचेस हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आपको जीतना इतना पॉसिबल नहीं है, आपको अपनी लाइफ का नहीं, अपने पूरे सेंचुरी का बेस्ट मैच खेलना पड़ेगा अफगानिस्तान को, अगर उसको सेमीफाइनल में आना है। और मुझे लगता है इस रेस का डार्क हॉर्स, अगर
न्यूजीलैंड ब्लैक हॉर्स था तो ये डार्क हॉर्स था, और अफगानिस्तान को मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये ऊपर आएंगे क्योंकि इनके पास 2 मैचेस है स्टैटिस्टिकली और बिल्कुल टेबल के हिसाब से। बाकी राजकुमार साहब इसके ऊपर ज़्यादा बताएंगे क्योंकि उनको क्रिकेट के ऊपर ज़्यादा टेक्निक और टेक्नोलॉजी पे समझ है, हम तो सिर्फ आंकड़े आपके सामने पेश कर जी हम आंकड़े सामने रख रहे हैं, लेकिन राजकुमार जी ने उसको फील्ड पे जिया हुआ है। राजकुमार जी, तकनीकी दिक्कतों के चलते थोड़ी देर हो गई, लेकिन आज का मैच जो पाकिस्तान का जिसमें पाकिस्तान ने जीत हासिल की, न्यूजीलैंड ने एकदम बेहतरीन खेल दिखाया था। उसका खेल देखते हुए लग नहीं रहा था कि न्यूजीलैंड किसी भी तरीके से हार की हकदार है, लेकिन वही सब कुछ निकल कर आया। आप किस तरीके से देख रहे हैं आज के इस मैच को? देखिए, मैं कहूँगा बैड लक ही रहा न्यूजीलैंड का। राजीव बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी उन्होंने, और 400 रन बना के कोई भी टीम बड़े कॉन्फिडेंट होती है कि अब हम ये मैच आसानी से जीत जाएंगे। 400 रन वर्ल्ड कप के प्रेशर में चेज करना बहुत आसान नहीं होता, लेकिन काफी मैं कहूँगा बैड लक रहा न्यूजीलैंड का कि बारिश आई एक बार और उसने रियलाइज करा दिया पाकिस्तान को कि उनको अपना रन रेट बढ़ाना है और डकवर्थ लुइस जरूर आएगा इस मैच में, और वही उन्होंने किया और जिसके तहत वो ये मैच जीत गए। तो शायद यहाँ से लक स्टार्ट हो रहा है पाकिस्तान का। और जैसा हमने पहले भी देखा था 92 वर्ल्ड कप में, वो एक समय पर लग रहा था कि वो बाहर हो रहे हैं और वो बाद में दे वेंट ऑन टू विन दिस वर्ल्ड कप। तो अभी शायद आज किस्मत ने उनका साथ दिया है और आगे आने वाले समय में देखना होगा कि क्या होता है। मतलब न्यूजीलैंड के बैटर्स ने जितना बेहतरीन खेल दिखाया था, न्यूजीलैंड के बॉलर्स उसको सपोर्ट नहीं कर पाए, कह सकते हैं राजीव आप। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान जब 400 रन आप चेस कर रहे होते हैं तो आप चांस लेते हैं। विकेट बहुत अच्छा है, बैंगलोर का ग्राउंड भी बहुत बड़ा नहीं है। हमने देखा है आईपीएल में वहाँ बहुत बड़े बड़े स्कोर चेज होते हैं क्योंकि विकेट बहुत प्लेसिड है, बैट पर आता है बॉल, और साथ साथ जो साइड बाउंड्रीज हैं वो बहुत छोटी हैं। आप मिस हिट भी छक्का हो जाता है वहां पर, तो आप चांस लेते हैं। और वही जिस तरह की बल्लेबाजी फकर जमान ने शुरुआत की और उनके जब शॉट लगने लगे तो उन्हें कॉन्फिडेंस भी आया और फिर वो मारते ही चले गए। तो इस तरह एक बेहतरीन पारी उन्होंने खेली। और वहीं से इसमें बॉलर से ज्यादा मैं ब्लेम नहीं देना चाहूंगा बॉलर न्यूजीलैंड के, रादर पाकिस्तान ने शानदार बल्लेबाजी की, एक चांस लिया और वो चांस उनका सक्सेसफुल हो गया। अच्छा सुनील जी, आपसे भी मेरा ये सवाल होगा, पहले राजकुमार शर्मा जी को ये सवाल टॉस कर देता हूं। राजकुमार जी, आपको लगता नहीं कि इस तरीके के क्रूशियल इवेंट्स में, इस तरह के क्रूशियल कंपटीशन में एक रिजर्व डे होना चाहिए अगर बारिश इस तरह का खलल डालती है तो? बिल्कुल राजीव, ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय है और वर्ल्ड कप में भी पिछले वर्ल्ड कप में भी ये बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ था कि क्या स्पेयर डे होना चाहिए। और आपने बिल्कुल वैलिड एक सवाल उठाया है और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास डे स्पेयर हैं, तो आप एक स्पेयर डे रख सकते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे सब फैंस भी और सभी लोग चाहते हैं कि फेयर प्ले हो, किसी को एक अननेसेसरी एडवांटेज नहीं मिले, जैसे कि आज पाकिस्तान को मिल गया बारिश की वजह से। तो सभी ये चाहते हैं कि फेयर प्ले हो, जो बेटर टीम खेले, जो बेहतर क्रिकेट खेले, वो टीम पहुंचे। और इसमें अगर पॉसिबल हो तो ये किया जा सकता है कि आप एक स्पेयर डे रखें, स्पेशली एटलीस्ट नॉकआउट टूर्नामेंट जब नॉकआउट शुरू होते हैं, मतलब सेमीफाइनल और फाइनल के लिए, तो एटलीस्ट जरूरी रखें। सुनील जी। जी, कुदरत का निज़ाम एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है और ये हमने सारे वर्ल्ड कप्स में देखा है। अब आपको एक और बात बताता हूँ, अगले 3 दिन में जब न्यूजीलैंड और श्रीलंका खेलेंगी तो सुनने में नहीं, पूरा ये वेदर फोरकास्ट ये है कि ये पूरा मैच वॉश्ड आउट हो जाएगा। वॉश आउट मतलब विदाउट इवन अ सिंगल बॉल बोले वॉश आउट होगा। उसके अंदर इफ पाकिस्तान बीट इंग्लैंड टू गो अहेड, न्यूजीलैंड को ऑन पॉइंट्स, एंड अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका को और ऑस्ट्रेलिया को हटा दिया और नेट रन रेट हायर की पाकिस्तान से हायर, तो अफगानिस्तान अंदर चला जाएगा। और अगर अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, 2 बड़े इनके मुकाबले साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ है, अगर जीत लिए और ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को हरा दिया तो पाकिस्तान विल बी आउट एंड अफगानिस्तान विल बी इन। अब देखिए कितना बड़ा पेचीदगी का सवाल है कि 3 आपकी कंट्रीज हैं जो चौथे, 5वें और 6ठे पे हैं और लास्ट मोमेंट तक क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है, और ऊपर से उसके साथ और खलल डाल रहा है आपकी बारिश।
तो आपके साथ एक तो तकलीफ थी बॉल की लाइन, लेंथ, बैटिंग, और उसके ऊपर से जब कुदरत का निज़ाम आता है तो उसके सामने सारी चीज़ें फेल हैं। और 3 दिन बाद जब बेंगलोर में आप एक और मैच होगा तो उसके अंदर और दिक्कतें होने की आसार है। तो कुदरत का निज़ाम इतने इंपॉर्टेंट इवेंट में अगर खलल डाल रहा है तो उसके लिए रिजर्व डे की आप कितनी ज़रूरत महसूस करते हैं? अब देखिए 48 दिन का ये 45-48 दिन का टूर्नामेंट है, 10 दिन पहले आपको आके एक्लेमेटाइज होना है, और उसी के साथ साथ आपको हर मैच के ऊपर अगर आपको अपनी आंख रखनी है तो रिजर्व डे मेरे ख्याल से फाइनल के लिए रखा गया। राजकुमार जी इसको बेहतर बताएंगे, बट अगर देखा जाए इसमें पॉसिबल नहीं है राजीव। फिर ये टूर्नामेंट 48 दिन से फिर ये 72 दिन का हो जाएगा, 76 दिन का हो जाएगा, फिर उसकी कमर्शियल वायबिलिटी की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये तकलीफ हो जाती है। कॉमर्स भी देखना है क्रिकेट के साथ साथ, जो ये आईसीसी वाले काफी अच्छी तरह से देख रहे हैं। राजकुमार जी, आप सहमत हैं क्या? देखिए, पूरा टूर्नामेंट को रिजर्व डे रखना बहुत आसान नहीं है। बिल्कुल मैं मानता हूं कि सारे मैचेस के लिए रिजर्व डे रखना, लेकिन हाँ, जो इंपॉर्टेंट मैचेस है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सेमीफाइनल है, फाइनल है, उसमें आप रिजर्व डे रख सकते हैं कि जहां पर एक क्रूशियल जंक्चर पर कोई टीम अच्छा खेलते हुए वहां तक पहुंची हो और फिर बारिश की वजह से वो बाहर हो जाए, तो वो बहुत ज्यादा अनफेयर हो जाएगा। अनफेयर तो यहाँ भी है, जैसे आज हुआ न्यूजीलैंड के साथ, लेकिन ठीक है, यू कैन टेक इट एज पार्ट ऑफ द गेम, बट वहां पर आप सेमीफाइनल में या फाइनल में अगर ऐसा हो जाता है कि आप सारे मैच जीतकर सेमीफाइनल खेल रहे हो और वहां पे बारिश की वजह से आप डकवर्थ लुईस में हार जाएं, तो फिर आपको बहुत दुख होता है और आपके फैंस को बहुत दुख होता है। तो वहां पर प्लान किया जा सकता है कि आप एक स्पेयर डे रखें, जिससे कि जो बेहतर खेले वही मैच को जीते। चलिए, मैं गियर चेंज करता हूं और भविष्य को भी थोड़ा देखता हूं अपने इस खास प्रोग्राम में। भारत और साउथ अफ्रीका, एक टीम जो इनफॉर्म है, लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है, दूसरी जो एकदम नेक टू नेक बनी हुई है। सुनील जी, शुरुआत आपसे, कितना कांटे का मैच ये होने वाला है और ये मैच क्या तय कर देगा? देखिए, ये हम कह सकते हैं ये फाइनल का ड्रेस रिहर्सल है, और मुझे पता है काफ़ी रिस्क होता है सेमीफाइनल ना बोलना बट फाइनल बोलना, क्योंकि हमें पता है कि जिस फॉर्म और आगाज़ से हिंदुस्तान ने अपना कैंपेन शुरू किया, ये बड़ा मुश्किल है कि उसको रोकना। तो ये फाइनल का ड्रेस रिहर्सल है। क्यों? क्योंकि टॉप 2 बॉलर्स जो हैं इंडिया के, वो उसके अंदर है नंबर 4 और नंबर 9 पे, आप अगर देखेंगे तो मोटा मोटा। दूसरा, आपके टॉप 2 बैटर्स हैं रोहित और विराट, उसी के अंदर। सिमिलरली साउथ अफ्रीका के 2 बड़े बैट्समैन हैं, क्विंटन डिकॉक, जिन्होंने 500 रन से ऊपर भी स्कोर कर दिए। ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें साउथ अफ्रीका और इंडिया ने हाईएस्ट नंबर ऑफ चौके मारे हुए हैं, यहां तक के 7 मैचेस में। अब सोचिए सेमीफाइनल तक आते आते कितना टाइम लगेगा। राइट, ठीक है, एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। जी हाँ, इंग्लैंड अब वर्ल्ड कप से बाहर। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 33 रनों से हरा दिया था। कुछ बहुत सबके दिमाग में यही बात चल रही थी। ऑस्ट्रेलिया ने 287 रन का लक्ष्य दिया था इंग्लैंड के सामने, और इंग्लैंड की टीम 253 रन पर ऑल आउट हो गई। जी हाँ, इंग्लैंड बाहर हो गई है इस वर्ल्ड कप से। राजकुमार शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और सुनील जी आप भी तैयार रहिएगा, एक ही सवाल रहेगा आप दोनों के लिए। राजकुमार जी, बड़ा अजीब लगता है डिफेंडिंग चैंपियन इस तरीके से बाहर हो गई है, लग ही नहीं रहा है कि इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन है। बिल्कुल राजीव, बहुत शॉकिंग है और काफी सैड भी है ये न्यूज की डिफेंडिंग चैंपियंस सेमीफाइनल के लिए भी नहीं कर पाई। लेकिन दे आर देमसेल्फ टू बी ब्लेम्ड, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली है वो कतई एक्सेप्टेबल नहीं थी इंग्लैंड से, और बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारी आशाएं थी कि वो एक बहुत स्ट्रांग टीम है। अभी भी अगर आप ऑन पेपर देखें तो वो एक बहुत स्ट्रांग टीम लग रही है, लेकिन वो एक यूनिट की तरह कभी भी खेलती हुई नजर नहीं आई। एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर प्लेयर को लेनी होती है या उसका रोल डिफाइंड होता है, वो नहीं देखने को मिला, और कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशंस भी बहुत अच्छे नहीं दिखे इंग्लैंड के, और उसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। लेकिन ये बहुत बड़ा सेटबैक है इंग्लिश क्रिकेट के लिए कि एक डिफेंडिंग चैंपियन सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं किया। एक डिफेंडिंग चैंपियन सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया। सुनील जी, इंग्लैंड की इस हालत के लिए आपको कौन सी चीजें जिम्मेदार लगती हैं? यहाँ की कंडीशन जिम्मेदार लगती है या उनकी ही कंडीशन जिम्मेदार लगती है? 4 चीजें इनकी बहुत बड़ी तरीके से इनको लेट डाउन किया। बट मुझे राजीव 4 साल पुराना वाला मंजर याद आता है जब मैंने लॉर्ड्स के अंदर वो फाइनल देखा था, जी हाँ,
जिस तरह से सेलिब्रेशन हुई थी, ये 1966 की फुटबॉल विन के बाद जो उन्हीं के घर में हुई थी, वर्ल्ड कप जो जीता था इंग्लैंड, उसके बाद ये बहुत बड़ा विन था और पूरे इंग्लैंड ने इसको 2 दिन तक कंटिन्यूअसली, मुझे तो ये भी याद है कि सारे बार्स ने अपना वो फ्री कर दिया था, जितने भी फैंस थे बाहर के लिए हमें बिल्कुल फ्री में उन्होंने स्वागत किया था। और यही बात है कि वो मंजर 4 साल में इतनी बड़ी ग्रेटेस्ट टीम कैसे नीचे आ गई, उसके 4 कारण है। पहला, इनकी जो कोचिंग स्टाफ है वो एक ऑस्ट्रेलिया के एक वुमेन्स कोच को लेके आए इंग्लैंड की टीम को कोच करने के लिए, और एक नए कप्तान को जिसके पास दमकम नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने इंग्लैंड इंडिया के जो कंडीशंस है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, काफ़ी हल्के में खेले। इन्होंने 3 आयरलैंड की एक 50 ओवर वनडे मैच खेला है और एक इनकॉन्सिक्वेंशियल इन्होंने कीवी के साथ मैच खेला है 50 ओवर का। आप इतने बड़े वर्ल्ड कप में अगर बगैर प्रिपरेशन आते हो तो प्रॉब्लम है। तीसरा, इनका जो ख्याल था और ध्यान था और पैसा और सोच थी, वो 100 इनका एक टूर्नामेंट है, जैसे हमारा आईपीएल होता है, इनका 100 होता है, उसके अंदर इनके सारे बड़े प्लेयर्स खेलते रहे। तो क्या होता है, आपके पास सारा जो थॉट होता है वो T20 का होता है, इसीलिए इनको सारी टीमों ने शिकस्त दी है, क्योंकि इनका 20 ओवर का माइंडसेट है, 50 ओवर का नहीं है। और चौथी और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इनका एक टीम देखें, जो राजकुमार साहब ने बोला है कि इनकी टीम में एक यूनिटी ही नहीं थी। जो अफगानिस्तान की टीम में यूनिटी 10 आउट ऑफ 10 है, इंग्लैंड की यूनिटी बिल्कुल 0 है। इनका सैम करन जो प्लेयर है वो सबसे टॉप 3 वर्स्ट पॉसिबल बॉलर है, जिसने सबसे ज्यादा रन खाए, और जब वो आईपीएल आता है वो सबसे बड़ा प्लेयर है। मोइन अली आईपीएल में जब खेलता है तो वो सबसे बड़ा प्लेयर हो जाता है। सिमिलरली इनको जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनका इन्होंने कोई सहारा नहीं लिया। ये 2 कोच और कप्तान ने अपने आप कोई स्ट्रैटेजी बनाई, और जब ये हारने लगे, राजीव सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनकी एक तरह से वो आता है कि जो 50 ओवर ओडीआई है ये तो खत्म हो रहा है जी, ये डेड गेम है और इसको सिर्फ बायलैटरल में करना चाहिए। ये मार्क निकोलस ने, जो एमसीसी के प्रेसिडेंट है, जो संगाकारा की जगह पे वापस आ रहे हैं, उन्होंने ये पिछले हफ्ते बयान दिया कि ओडीआई तो पास्ट हो गया, अब फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलो। तो इनका पूरा दिमाग, ध्यान, और ये वो टीम है जिसने इजाद किया था क्रिकेट, अगर आपको याद है, इंग्लैंड में बना था और अब इंग्लैंड ही शिकस्त खा रहा है। तो बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले और इंग्लैंड ने जो कुछ जिस तरीके का प्रदर्शन किया है, ये बात सच है कि वो वर्ल्ड कप के स्तर का तो दिखाई नहीं पड़ा, उससे कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन अगर कहे तो नीदरलैंड ने अपने एक मैच में करके दिखा दिया, और उसके साथ अफगानिस्तान करके दिखा रही है। राजकुमार जी, वापस लौट के आता हूं भारत और साउथ अफ्रीका के मैच को लेकर। कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर आपकी नजर रहेगी कि वो इस मैच में बहुत की रोल प्ले करेंगे? देखिए राजीव, भारत की टीम को अगर आप देखें तो हम ऐसे पिन पॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि सभी खिलाड़ी बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेयर पर या 2 प्लेयर पर डिपेंडेंट नहीं है। आप देखिए, शुभमन गिल बहुत शानदार फॉर्म में है, रोहित शर्मा अच्छे फॉर्म में है, पिछले मैच में श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, विराट कोहली ड्रीम उसमें है, अपनी फॉर्म में है। तो कुल मिला के बैटिंग बहुत अच्छी हो रही है। गेंदबाजी में बुमराह, शमी, सिराज तीनों बेहद शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। दोनों स्पिनर्स हमारे बहुत किफायती और धारदार गेंदबाजी कर रहे हैं। तो कुल मिला के भारत एक बहुत ही सशक्त और सुदृढ़ टीम लग रही है ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए। और वही मुझे आशा है कि कल जो एक बड़ा मैच कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा मैच है, और मुझे लगता है कि जब भारत ये वाला मैच जीतेगा तो सभी कन्विंस हो जाएंगे कि यस, ये ही टीम है जो सबसे बड़ी कंटेंडर है वर्ल्ड कप जीतने की। ठीक है सुनील जी, आप देखिए 1992 में पहली बार साउथ अफ्रीका खेला था और उन्होंने हमें 6 विकेट से हराया था। 1999 में साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट से, और 2011, जी हाँ 2011 का वर्ल्ड कप जो हमारे ही देश में खेला था, जिसके हम वर्ल्ड चैंपियन रहे, वो एक ऐसा मैच था जिसको 3 विकेट से साउथ अफ्रीका ने हराए। अब 2015 और 19 में हमने इनको 6 और 130 रन से हराया। तो हमारा जो मोमेंटम है वो विनिंग मोमेंटम है। तो आप अगर देखेंगे, इंडिया हमेशा हाई पे जा रही है, और जैसे राजकुमार सर ने बोला है कि हमारा जो टॉप ऑर्डर है वो काफ़ी हैवी है। जैसे शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये 3 ऑफ द बेस्ट बैटर्स है। वो अपने टाइम पे कभी भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं और अग्रेसर बन सकते हैं। एक्यूमुलेटर का मतलब ये होता है कि आप रन आप करते जाइए, एक्सचेंज करते जाइए, 6, 7, 8 की रन से करिए। और अग्रेसर वो होता है जैसे रोहित शर्मा, खड़े होते ही वो अपनी सबसे ज़्यादा चौके छक्के खेलते हैं। इनफैक्ट पिछले 20 साल का अगर आप रिकॉर्ड निकालो तो जो फर्स्ट पावर प्ले में पहले 10 ओवर्स के अंदर
ये अपने सबसे ज्यादा छक्के और चौके मारने वाले बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआई क्रिकेट। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, आपके पास वो बैट्समैन है जो अपने पीक पे है और मिडिल करके बॉल को बाहर फेंक रहा है। दूसरी बात, आपके पास कोहली है जो जिस तरह से रनिंग बिटवीन द विकेट है, ये अक्यूमुलेट करता है रन आस्ते 7वें 9वें 12वें 17वें ओवर में। इसको देखो, इसकी जो स्पीड होती है लेग की वो फास्टेस्ट होती है। प्लेयर स्लो होते हैं और ये फास्ट होता है रनिंग बिटवीन द विकेट्स। इसका डेटा हम कल देंगे, बट आज यही बता दें, वर्ल्ड में जिस हिसाब से इन्होंने फास्टेस्ट रनिंग की है, ये दुनिया में अपने आप में एक फास्टेस्ट रनिंग नंबर 3 के बैटर हैं जो 30 40 और 50वें ओवर की तरफ आके दौड़ते हैं। तो आपको क्या मिलता है, सामने बिग हिटिंग मिलती है। इसीलिए श्रेयस अय्यर कामयाब है, आते हैं और सीधा बॉल को मिडिल करते हैं, वो अग्रेसर की भूमिका करते हैं। इसीलिए केएल राहुल आके अग्रेसर बनते हैं। इसीलिए आपके पास जडेजा और पांड्या जो आजकल नहीं है टीम में, बट रविंद्र जडेजा आके इसको उठा के मार सकते हैं क्योंकि आपके पास इतना बड़ा पीछे पुशबैक है। और रही बात बॉलिंग की, उसके तो क्या कहने, राजकुमार साहब से पूछिए वो कितने बड़े फैन हैं हमारी स्पिन, स्विंग और एकदम लाइन और लेंथ के। सब पूछूंगा उनसे जितना मेरे पास समय है। राजकुमार जी, सबसे पहले तो एक सवाल जो कि मैं मतलब हर जगह जा रहा हूं, खासतौर पे पाकिस्तान में चर्चा इस बात की ज्यादा हो रही है, विराट कोहली को चेस मास्टर कहा जा रहा है और वो दिख भी रहा है, लेकिन वो 49वां 100 वो कहां पर क्या हो जा रहा है, किस तरीके से क्या बात फंस जा रही है, क्या आपने कुछ असेसमेंट किया? नहीं राजीव, शायद भगवान किसी अच्छे ओकेजन पे वो लाना चाह रहा है जी, तो कीजिए। एंड अच्छी बात है, विराट रन बना रहा है, टीम को मैच जिता रहा है, मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और विराट भी बहुत खुश है कि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है टीम की जीत में और शानदार बल्लेबाजी कर रहा है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो 49 100 क्या बहुत सारे 100 आएंगे आने वाले समय में। अच्छा, शमी सिराज की अगर बात कर लें और उसके साथ बुमराह को, आपको लगता है अनप्लेएबल अटैक है इंडिया का इस वक्त? बिल्कुल राजीव, बहुत ही शानदार अटैक है। बहुत समय बाद भारत के पास एक ऐसी तिकड़ी है जो तीनों विकेट टेकिंग बॉलर हैं, तीनों एग्रेसिव बॉलर हैं, तीनों अटैकिंग बॉलर हैं जो 140 प्लस पे कंटिन्यूसली बॉल डालते हैं, अच्छे एरियाज में बॉल डालते हैं और साथ साथ तीनों के पास मूवमेंट है। अगर आप देखें बाकी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को, ज्यादातर वो हिट द डेक करते हैं, बहुत ज्यादा स्विंग नहीं करते बॉल को, लेकिन भारत के तीनों गेंदबाज ऐसे हैं जो कि अच्छी स्पीड से गेंदबाजी करते हैं लेकिन साथ साथ बॉल को मूव कराते हैं। तो उस पेस पर बॉल जब स्विंग होता है या मूव होता है, कट होता है, तो खेलना बल्लेबाज के लिए बहुत मुश्किल होता है। और इसी वजह से किसी भी बल्लेबाज को भारत के खिलाफ खेलने में बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि बहुत बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है तीनों की तरफ से। अच्छा सुनील जी, पाकिस्तान से एक चर्चा बहुत निकल कर सामने आ रही है कि जो भारत की बॉलिंग है वो इतना ज्यादा स्विंग इसलिए करा रही है कि उस बॉल में एक चिप लगी हुई है और भारत को एक अलग बॉल दी जा रही है। खैर ये अजीब तरीके का एक एक्सप्लेनेशन है सुनील जी। देखिए, आज वसीम अकरम ने एक बहुत बड़े प्रोग्राम में आज खुद उस चीज़ की निंदा की है और ये बोला है कि यार अपना तो नाम ना खराब करो, साथ साथ हमारा तो ना करो, कि इतनी बेहुदा और इतनी बचकानी बात अगर आप एज अ फॉर्मर प्लेयर बात करेंगे तो उसको तो क्रिटिसाइज कर लिया। बट वसीम अकरम ने एक बहुत उम्दा बात बोली है जिसको हमको नोटिस लेना चाहिए। कहता है कि ये हमें लगता है कि ये हमारी पाकिस्तान की टीम बॉलिंग कर रही है, क्योंकि एक टॉप ऑफ द लाइन पे जब वसीम अकरम, वकार यूनुस और शोएब अख्तर बॉल करते थे तो वो जिस तरह से स्पीड होती थी, और वहीं नहीं कहा, आपके जब स्पिनर्स आते थे सकलेन मुश्ताक जो वन ऑफ द बेस्ट हुआ करते थे और उसके साथ मुश्ताक अहमद जो बेस्ट ऑफ द वो होते थे, तो उसी तरह से अगर आप देखो टॉप 5 बॉलर्स इंडिया के पास आ जाए और ये सब इंपॉर्टेंट चीज है जी। तो हमने जो चर्चा की है उसको लेकर एक हमने खाका खींचा कि आगे क्या हो सकता है भविष्य में। भारत और साउथ अफ्रीका मैच कार्ड पर है और उम्मीद यही है कि भारत उस मैच को जीत कर भी देशवासियों को खुशी का मौका देगी। फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।